अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। कल रात को, आधी रात को, अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफा फिर हमला कर दिया है और दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। हालात काफी हद तक खराब हो चुके हैं और वो सिलसिला जो पिछले कई हफ्तों से जंगबंदी की सूरत हाल के अंदर था, जहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे थे। इससे पहले 2 दिन पहले ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमले जो है वो जरूर किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर जो है वो दोनों साइड्स जो है उन्होंने हमले रोक दिए थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाकया जो है वो पेश आता है जिसकी वजह से कल रात को अमेरिका ने दोबारा ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो हमले किए हैं और उसके अंदर जो एरियाज बताए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ सूबे हैं जहां पे ये अटैक्स हुए। किसी एक जगह के ऊपर अटैक्स हुए, मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर अटैक्स हुए और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अमेरिका का एक अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है और उसके ऊपर सबसे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर कल ये खबर जो है सबसे पहले आई थी कि जनाब एक अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा है और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार 2 जो पायलट्स थे उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को ट्वीट किया था और बताया था कि जनाब वो दोनों पायलट्स जो हैं वो महफूज हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो इसमें तबाह जरूर हुआ है। उसके बाद ये रिपोर्ट भी आई कि बेसिकली इस हेलीकॉप्टर को जो है वो एक ईरानी ड्रोन ने शायद आके हिट किया है और उसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। उसके साथ ही पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन आधी रात के आसपास जो है वो ये खबरें आना शुरू हुई कि अमेरिका ने शदीद मिसाइल और ड्रोन्स के साथ जो है वो ईरान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, जिसमें तेहरान भी शामिल है और दीगर सूबे भी शामिल है, आबना हुर्मुस के एरियाज भी जो है वो शामिल है, उनको अटैक किया है, उनके ऊपर अटैक जो है वो शुरू किया है। और अमेरिका के जो सिचुएशन रूम है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जंग लड़ने के हवाले से या दीगर जो दिफाई एहलकार हैं वो उनके साथ उसके अंदर बैठते हैं, तो वो सिचुएशन रूम के अंदर जो है वो पहले वो मीटिंग हुई है और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जनाब ईरान के ऊपर जो है वो दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएं। अब इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मुझे अभी हमारी अजीम फौज ने इतला दी है कि कल रात ईरानियों ने आबना हुर्मुस पर गश्त करते हुए हमारे एक इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसमें 2 पायलट शामिल थे, दोनों महफूज और गैर जख्मी हैं। इसके बावजूद अमेरिका को इस हमले का जरूर जवाब देना चाहिए और उसके बाद जो है वो जवाब भी दिया गया है। साथ ही साथ ईरान की जानिब से जो है कहा गया कि जनाब हम इसका दिफा जो है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका की जानिब से जो है वो एस्केलेट किया गया है, अमेरिका की जानिब से हमारे ऊपर बाकायदा ये अटैक किया गया है। वो जो हेलीकॉप्टर का मामला था वो बेसिकली आबना हुर्मुस के एरिया से जो है वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। ईरान का ये कहना है कि चूंकि आप हमारी टेरिटरी के अंदर जो है वो दाखिल हुए थे, इसलिए ये हमारी तरफ से जो है वो हमला किया गया है। बहरहाल अमेरिका ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि सीज फायर जो है तब तक कामयाब रहेगा जब तक हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर कोई अटैक नहीं होता, लेकिन अब वो चूंकि अटैक हो चुका है इसलिए अमेरिका ने कहा है कि जनाब हमारी तरफ से भी जो है वो हमले अब इसी तरह जारी रहेंगे। साथ ही साथ ईरान की जानिब से जो है अमेरिका को कहा गया है कि अगर आप अपनी हिफाजत चाहते हैं और अगर आप अपनी खैर खैरियत चाहते हैं तो फ़ौरन इस इलाके को जो है वो छोड़ के चले जाएं, वरना बाकायदा जो है वो जंग इसी तरह आगे अब चलती रहेगी। सो मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 बजे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं सिर्फ इसीलिए जाग रहा था क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुई है और ये बमबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और इसी के बारे में जो है हम इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल खतरे में रहती है और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिन क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसल हल गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला है। उन्होंने कहा कि ईरान सफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज इससे पहले दिन के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए एक मुआहदा 2 या 3 दिन में तय पा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी अमेरिकन मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इवन दो ये अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मुआहदे के हवाले से जो लाएअमल है वो शायद वैसे ही चलता रहेगा, उसके ऊपर शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने तस्दीक की है कि उनका मुल्क मुमकिन मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में अमेरिका के साथ तबादला ख्याल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अभी हतमी मतन तक नहीं पहुंचे, ताहम इस सिलसिले में पेशरफ जारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात बिलाखिर रवा माह जून के अख्तिताम पर मुकम्मल हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि अभी मैं कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो है कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं वो मैं वीलॉग में अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा।
इसके साथ साथ अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि इजराइल को पसंद आए या ना आए, हम ईरान के साथ अपने मुल्की मफाद में मुआहिदा करेंगे। आदमी खबरसार इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुमकिन जौहरी मुआहिदे के मामले पर अमेरिका और इजराइल के दरमियान मफादात में वाज़ेह इख्तलाफ पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि ये जो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से अटैक्स किए गए हैं, उससे पहले यह खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया और उसको पूरी तरह ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद जो है ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से जो है ये अटैक शुरू हुए हैं। इसके अलावा भारत को भी जो है, भारतीय शहरियों को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। 24 भारतीय समुद्री कारकुनों को ओमान के जुनूब मशरिक साहिल के करीब टैंकर मैरीवैक्स से बहिफाजत निकाल दिया गया। ये जहाज ईरान से रवाबित के बायस अमरीकी पाबंदियों की जद में था और इस पर अमरीकी मिसाइल से हमला किया गया था। मल्लाहों ने एक ओहदेदार को हंगामी पैगाम भेजे जिनमें बताया गया कि अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम पर हमला किया है। ऑडियो पैगाम में कहा गया कि ये मोटर टैंकर मैरीवैक्स है, जहाज में आग लग गई है, जहाज डूब रहा है, अमरीकी बहरिया ने हमारे इंजन रूम पर मिसाइल से हमला किया है, जहाज के निचले हिस्से में सुराख हो गया है। ऑडियो पैगाम के मुताबिक हमले में जहाज के एक जानिब मौजूद लाइफ बोट्स भी तबाह हो गई, जबकि दूसरी जानिब की लाइफ बोट्स आग लगने के बायस काबिल रसाई तक नहीं रहीं। बाद अज़ां एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 24 भारतीय मल्लाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। चूंकि जहाज के पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी, इसलिए तमाम मल्लाह जहाज के अगले हिस्से में मुंतकिल हो गए थे। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि 8 जून को खलीज ओमान में अमरीकी फौज ने एक खाली तेल बरदार जहाज को नाकारा बना दिया, क्योंकि उसने ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश की थी। इसके अलावा बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिस दौरान पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इसके अलावा कुछ कश्मीर के हवाले से जो है वो आपको अपडेट दे दें, और इस सिलसिले में जो है वो कल 9 तारीख को जो है वो जो अवामी एक्शन कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसकी कॉल के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो हड़ताल रही। कई दुकानें जो है वो बंद रहीं और मुख्तलिफ जो फुटेज आई है उसके अंदर देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो मार्केट्स बंद की गई। अब जाहिर बात है उसमें एक रीज़न तो ये है कि लोग जो है वो अपनी मर्जी से भी कुछ बंद कर रहे थे और कुछ डर की वजह से भी बंद कर रहे थे कि ये ना हो कि हमारी दुकानों के अंदर आके जो है वो कोई नुकसान वगैरह पहुँचाया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका ये कहना है कि जनाब उनके कई कारकुन जो हैं वो फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। साथ ही साथ दूसरी साइड से भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो शायद इसके अंदर हिट हुए हैं या कोई कैजुअल्टीज़ वहाँ से भी रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन नंबर्स जो है वो वेरीफाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं वो इस वक्त मफलूज हो चुके हैं, उनको बंद किया गया है, ब्लैकआउट किया गया है। और मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये मतलब जिस तरह कुछ जगहों के ऊपर एक्चुअली दुकानें खुली भी हुई थी, ये मुजफ्फराबाद की चंद दुकानें हैं जो खुली हुई थी, उसकी वीडियो भी सामने आई है। और मीरपुर डडियाल से काफिला जो है मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है, ये उसकी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसी तरह रावला कोर्ट के अंदर जो है वो एहतजाज की ये फुटेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे एक साइजेबल क्राउड जो है इस एहतजाज के अंदर शिरकत कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वहीं पे भारतीय मीडिया जो है वो अपना एक गंदा किरदार जो है वो अदा कर रहा है और वो कैजुअल्टीज़ के नंबर जो है वो कई ज़्यादा बता रहा है। मिसाल के तौर पर एक चैनल के ऊपर रिपोर्ट किया गया, इंडियन चैनल के ऊपर कि जनाब 30 अफराद जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि 70 जख्मी हैं। और इनका एक वो रॉ का एक फ्रंटमैन है आदित्य राजकोल, इसने माजी के अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी गलत रिपोर्टिंग की हुई है, तो उसको भी शय मिल गई है। उसने भी इसके ऊपर जो है यही ट्वीट किया कि जनाब 30 अफराद जो है वो मारे गए हैं, जबकि एक्चुअली इसकी कोई वेरिफिकेशन जो है अब तक नहीं हो सकी है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि जनाब 500 अफराद को बशमूल बच्चों के गिरफ्तार किया गया है। मतलब इस किस्म का इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो अपने चैनल्स के ऊपर वो लोग चला रहे हैं। दूसरा, एक और आदिल राजा साहब बड़े मशहूर इनके यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर रहे हैं, आज भी हैं। तो वो जनाब इस सारे मामले के अंदर जो है वो भारतीय टीवी चैनल्स को जाके इंटरव्यू देते रहे हैं और साथ ही साथ जो है मतलब पूरी तरह इंडियन नैरेटिव जो है उसको टो करते हुए वहाँ पे गए। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक इजरायली टीवी की माशाल्लाह कोई गालबन उनको भी कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था। अब यहाँ पे इंडियन टीवी के चैनल्स के ऊपर भी जो है वो जाके वहाँ पे बैठ गए। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से अक्सर ये सवाल करना चाहूँगा कि ये वो बंदा है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, देख लीजिए उसके ताने बाने जो है वो कहाँ से जाके मिलते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एक ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसके अंदर जनाब देखा जा सकता है
कि लोग जो है वो खून की शक्ल पैदा करने के लिए जो है कपड़ों पर सुर्ख पेंट छिड़क रहे हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो एहतजाज के दौरान जो है वो बड़े जख्मी हुए हैं या तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद कलअदम अवामी एक्शन कमेटी अब वही वीडियोज़ जो है अपने बयानिए को फ़रोग देने के लिए जो है इस्तेमाल कर रही है और राय आमा के ऊपर असरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। देखें हमारे कारकुन जो है वो किस हद तक ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस ने जो इनके ऊपर तशद्दुद किया है उसकी वजह से ज़ख्मी हुए हैं, जबकि पेंट लगाया हुआ है सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए और वीडियोज़ बनवाने के लिए। इसके अलावा पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है इसके 2 रहनुमा जो हैं उन्होंने इज़हार लाताल्लुकी कर दिया था। अब ये तादाद जो है मजीद 4 अरकान जो है उन्होंने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। साबिक रुकने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी एहसान शबीर शानी का कहना है कि पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद कलअदम तंजीम से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत के फैसलों से मैं इतफाक़ नहीं करता। साबिक रुकने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी मोहसिन खलील का कहना है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मजीद हिस्सा नहीं हूँ। खड़ी, मंगला और मीरपुर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा ना बने। और इसी तरह एक और साहब शबीर निग्यालवी उन्होंने भी जो है अपने आप को लाताल्लुकी का ऐलान किया और इसके साथ साथ राजा सुल्तान उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया कि मेरा आज के बाद जो है अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ कलअदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की शिकायत के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान पर तकारीर और तहरीरों के जरिए लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ आज़ाद कश्मीर पीनल कोड की दफ़ा 124A के तहत FIR दर्ज की गई है। मुकदमे में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं समेत 1000 से ज़ायद नामालूम अफराद भी नामजद हैं। मुलजमान के खिलाफ FIR में इश्तियाल अंगेजी की दफ़ा भी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है इस सारे मामले के ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा अब जबकि इंतखाबात करीब हैं, मुतनाज़ा मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना ही जमहूरी सोच का निचोड़ है। जो लोग राय आमा के बजाय कत्ल गारत और लूट मार के जरिए अपनी राय और अफकार मुसरद करना चाहते हैं उनके मजमूम मकासद हैं। जिस तरह पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई, उससे एक वाज़ेह बात सामने आती है कि यह नासिर राय आमा यानी इंतखाबात के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। अगर कोई तशद्दुद और मुसल्लह ग्रोहों के जरिए अपने मावरा आइन रियासत मुखालिफ एजेंडे को नाफिज करना चाहता है तो रियासत पूरी ताकत के साथ कानून का निफाज करेगी और कश्मीरी अवाम को आज़ादी से अपनी राय का इजहार करने का मौका फराहम किया जाएगा। हुकूमत का बार बार ये कहना है कि जनाब अगर आप ये सब कुछ करवाना भी चाहती हैं तो इसके लिए इलेक्शन लड़ लीजिए या फिर असेंबलियों के अंदर जो है वो आके सब कुछ करें, तो इससे चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। इसके साथ साथ अब देखना यह कि जो काफिले अब वहाँ से मुख्तलिफ शहरों से चले हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो रवां दवा है। आज का दिन भी जो है वो काफ़ी टेंस है। देखते हैं कि वहाँ से जो है वो मजीद इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट सामने आती हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नाराज़ अरकान के एक एक करके जनाब वो सामने आने लगे हैं और नाराज़ ग्रुप के सरबरा मुश्ताक गनी के बाद फजल इलाही और इदरीस खटक भी जो है वो सामने आ गए हैं। फजल इलाही का कहना है कि हम नाराज़ MPs की तादाद 35 से 40 के दरमियान है। जब तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत वुज़रा, MNA, सेनेटर, MPs, टिकट होल्डर्स, पार्टी ओहदेदार कन्वेंशन बुलाकर कुरान पे हल्फ नहीं लेते कि इमरान खान की रिहाई के लिए फैसला कुन एहतजाज फलां दिन होगा और वापसी सिर्फ रिहाई पर होगी, हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। हमें खान चाहिए, हमें सूबे में तरक्याती काम नहीं चाहिए, खान की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं मानेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मिलना बचकाना फैसला था, कोई बात छुपती नहीं। वज़ीर आला का मिलना इमरान खान की रिहाई के लिए जहर कातिल है, ये उनका कहना था। इसके अलावा अडयाला जेल के अंदर जो है वो जनाब उनकी बहनों की मुलाकात या पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात दोबारा नहीं करवाई गई। अलबत्ता जेल के अंदर जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो करवाई गई और इमरान खान और बुशरा बीबी के अडयाला जेल अकाउंट्स में 3 लाख रुपए जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रकम इमरान खान और बुशरा बीबी के खाने पीने और रोज़मर्रा ज़रूरियात के अखराजात के लिए जमा कराई गई हैं। रकम बुशरा बीबी के वकील राय सलमान खरल ने जेल इंतजामिया के हवाले की। कवायद के मुताबिक कैदियों की ज़रूरियात के लिए उनके जेल अकाउंट्स में रकूम जमा कराई जाती हैं और उसके बाद उनके जो खाने पीने के एक्सपेंडिचर्स या दीगर एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये बेसिकली उसमें से माइनस होते रहते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की बहनों ने PTI रहनुमा और कारकुनान ने दोपहर को अडयाला जेल वो पहुंचे थे और रात 11:30 बजे तक जो है उन्होंने धरना दिया, जिसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए जब उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता किया है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इतफाक़ किया कि गिलगित में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से रब्ता किया और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर दोनों जमातों के रहनुमाओं के साथ बैठने पर भी इतफाक़ किया गया है।
इसके अलावा नई माली साल के बजट के लिए सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास जो है वो बुध को तलब कर लिए गए हैं आज, यानी कि, और इसकी समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जो है वो मंजूर कर ली है। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा और कौमी असेंबली का इजलास जो है वो शाम 5 बजे होगा। विफाकी बजट जो है वो पहले 10 तारीख को बताया जा रहा था कि शायद आएगा, लेकिन अब जो है वो 12 तारीख को पेश किया जाएगा, जबकि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास जो है वो आज दिन 11:30 बजे जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा सूबे जनाब विफाक का मालियाती खसारा पूरा करने के ऊपर जो है वो राजी हो गए हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से सलीम मांडवीवाला, नवीद कमर, शहरी निमान ने शिरकत की। इजलास में इसाक डार, वजीर खजाना औरंगजेब और FPR के हुकाम ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबे विफाक का मालियाती खसारा पूरे करने पर राजी हुए। मालियाती खसारा पूरा करने का तरीकाकार भी तय कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि विफाक ने सूबों से मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए मांगे थे। पंजाब पहले ही 500 अरब से ज्यादा विफाक की मदद करने को तैयार है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि रात ईवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए हैं। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इतफाक राय किया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरा के पेश नजर विफाक को दरकार थी। अब सूबे जो है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नतायज जनाब रोक दिए हैं। इन हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग जो है वो 15 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिन हलकों के नतायज रोके गए हैं उनमें GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 अस्तोड़, GBA 15 द्यामिर, GBA 16 चिल्लास और GBA 17 दारेल जो हैं वो शामिल हैं, जिनके फिलहाल अभी तक रिजल्ट जो है वो रोके गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जनाब दावा किया है कि PTI को गिलगित बल्तिस्तान में 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है और वाज़ेह किया कि हमारी 13 नशिस्तें किसी और को दी गई तो हम नहीं मानेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 22 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरी जमा तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। हमें 2 नशिस्तें देकर हमारी 13 नशिस्तें किसी और को दे दी गई हैं और हम इसको नहीं मानते। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, हक हुक्मरानी जो है उसके पास होना चाहिए। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ हमारा बयानिया वाज़ेह है। जिन्होंने विफाक में हमारा मैंडेट चोरी किया है, गिलगित में उनके साथ क्यों हुकूमत बनाएंगे। PTI पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती है। इसके अलावा चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें अनमोल पिंकी केस जो है एक दफ़ा फिर ज़ेर बहस आया है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि स्पीकर ने केस हमें भेजा है, हमने पंजाब से भी रिपोर्ट मांगी थी। मुझे राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दें। रुकन कमेटी नबील गबोल का कहना था कि अनमोल पिंकी का मामला मामूली नहीं है। वो कौन लोग हैं जो अनमोल को कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम का नाम लो। चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज का कहना था कि हमारे सामने रिपोर्ट आई कि राजा परवेज अशरफ का कोई नाम नहीं लिया गया। नबील गबोल ने कहा कि 18 साल से अनमोल मुनशियात का कारोबार कर रही थी। सिर्फ एक वीडियो से केस उठ गया। अनमोल पकड़ी लाहौर से जाती है, उसको पेश कराची में किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनमोल किसकी तहवील में है, किसको बचाने के लिए उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले कि हमारे इदारे इस तरह से काम नहीं करते, जिस पर नबील गबोल का कह रहा था कि हमने राना सनाउल्लाह केस में देखा कि इदारे काम कैसे करते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी दाखिला ने अनमोल पिंकी केस का मामला उसके बाद जो है वो निपटा दिया। तो ये जनाब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।